हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, एडी एंड एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच की थी। उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि इकॉनमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब कौन सी सिचुएशन आ जाती है इकॉनमी में। अब हम उसको डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगर ये इकॉनमी में प्रॉब्लम आ जाती है मींस आप इक्विलिब्रियम में ना होकर, इक्विलिब्रियम क्या था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं रहती फिर क्या रहता है? या तो एग्रीगेट डिमांड आएगा ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, या क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तब एक्सेस डिमांड, मतलब जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपकी डिमांड के साथ कोप अप कर सकें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इट मीन्स यहाँ पर एक्सेस डिमांड है, यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम डेफिशिएंट डिमांड। मीन्स सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप लोग डिमांड कम कर रहे हो। इन दोनों सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इन दोनों सिचुएशन में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का और आरबीआई का क्या रोल रहता है, कैसे ये दोनों मिलके इस सिचुएशन को क्लियर करते हैं। ठीक, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एक्सेस डिमांड। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का क्या है? जब इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है देन एग्रीगेट सप्लाई। तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि मान लीजिए हमारी जो कैपेसिटी है, हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जितने गिवन रिसोर्सेज हैं उनको फुली एम्प्लॉय करके, उनके फुली यूटिलाइज करके हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे हम मान लीजिए सप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पर 10,000 यूनिट्स। मान लीजिए जितने रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करके, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करके हम मैक्सिमम एक टाइम पे मान लीजिए कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? दैट इज़ 10,000। अब आप डिमांड क्या कर रहे हो? और उस टाइम पे आप डिमांड कर बैठे 15,000 यूनिट्स की। जितने रिसोर्सेज थे सारे हमने लगा दिए, कितनी गुड्स प्रोड्यूस की? 10,000। आपने डिमांड की कितनी की? 15,000। तो प्रॉब्लम क्या आ गई? अब प्रॉब्लम आ गई वही, दैट इज एक्सेस डिमांड। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है, जितने थे वो मैक्सिमम कितनी प्रोड्यूस कर सकते थे? 10,000। आपने डिमांड कितनी की? 15,000। तो 5,000 जो यूनिट्स है वो आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो, जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, पहले तो ये समझते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, जब इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा होती है देयर विल नो इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट। ये चीज़ आपको समझनी है। अभी जो सीबीएसई ने पेपर अपलोड किया था, सैम्पल पेपर अपलोड किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले इसको समझो फिर बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या था। जब इकॉनमी में एक्सेस डिमांड होती है मींस जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जब लोग डिमांड कर बैठते हैं, उस केस में देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन
लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज और है नहीं, तो हम लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगा? दो सिचुएशन समझ में आई। तो फिर होगा क्या? होगा क्या? ऑब्वियसली प्रोडक्ट कम है मार्केट में, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा? देयर विल बी राइज इन जर्नल प्राइस ओनली। सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट क्या आएगा? प्राइस के ऊपर। हमारी कैपेसिटी है नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, उससे ज़्यादा अगर आप लोग डिमांड करोगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट एंड ऑल्सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ और सिर्फ इससे क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। जनरल प्राइस लेवल को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? इन्फ्लेशन। तो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन आएगा। तो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन डाला था कि अगर एक्सेस डिमांड होती है, फुल कैपेसिटी जब हमारी जो हो चुकी है उससे ज़्यादा बियॉन्ड अगर आप डिमांड करते हो तब उसका इफेक्ट क्या आएगा? लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो आपका आंसर क्या होगा कि लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, या इन्फ्लेशन के ऑप्शन नहीं है तो आप किसके ऊपर टिक करोगे कि सिर्फ और सिर्फ इससे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है? चलिए अब हम इसको पहले एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसका इफेक्ट क्या होगा, अब डायग्राम करते हैं। देखिए क्या हुआ, एक्सेस डिमांड हो गई, मैंने अभी बोला कि लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज नहीं होगा। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम वाई लाइन भी बोलते हैं, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर मैं फुट नोट में F लिख रही हूँ, दैट इज़ फुल। फुल मतलब जितनी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप कितनी डिमांड करो कि हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, यूटिलाइज़ करके प्रॉपर यूटिलाइज़ करके हमने प्रोडक्शन की, फुली यूटिलाइज़ कर लिया, तो हम चाहते हैं कि आप उसके इक्विवेलेंट डिमांड करो। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया व्हेन AS इज इक्वल टू AD। ये फुल है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा डिमांड करते हो तब ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। आप देख रहे होगे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया। इसकी मैं फुट नोट पे क्या लिख रही हूँ? E। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। F मीन्स फुल, E मीन्स एक्सेस। अब हुआ क्या कि हमारी कैपेसिटी कितनी थी? OQ क्वांटिटी सप्लाई करने की। आपने डिमांड कितनी कर दी? यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आ गया, जहाँ पर AS ने AD को कट किया, नहीं AD को कट किया, तो आपने कितनी डिमांड कर दी? OQ1। मीन्स हमारी कैपेसिटी थी OQ क्वांटिटी आपको देने की, आपने डिमांड कर दी OQ1, तो एक्सेस आप कितनी कर रहे हो? ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, इतना Q1, ये एक्सेस है। तो इससे क्या होगा? कैपेसिटी है नहीं है, इससे देखिए AD शिफ्ट होगी, तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। तो ये जो गैप है बिटवीन फुल एंड एक्सेस, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? इन्फ्लेशन। चीज़ समझ में आई आपको? अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न करने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ये पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन कीजिए, उसके रीजंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिफाइन कीजिए, फिर आप कैसे इसको लिखोगे। तो वो देखिए, पहले तो हमने ये डायग्राम बनाई, एक्सेस डिमांड को आप डिफाइन करोगे, उसके बाद आप इसके रीजंस दोगे। अब रीज़न क्या है? आपने क्यों डिमांड ज़्यादा कर दी? ऑब्वियसली आप डिमांड ज़्यादा करने का मतलब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा होने का मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। तो इसके रीजंस देखिए, रीजंस ऑफ
एक्सेस डिमांड। रीजन क्या है एक्सेस डिमांड के? फर्स्ट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मीन्स आपने अपना कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर दिया, मीन्स आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो। मोर एक्सपेंडिचर मीन्स मोर डिमांड इन द इकोनॉमी। आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, इनकम ज़्यादा है। इनकम कौन सी लेंगे हम यहाँ पर? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो अब आपके पास बच गई है एक्चुअल में कि आप इसको जैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ कर सको, दैट इज़ आफ्टर पेइंग सम टाइप ऑफ टैक्सेस, दैट इज़। तो इसका रीज़न क्या आएगा? सेकेंड, रिडक्शन इन टैक्सेस। सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए, टैक्स कम करने से जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बच गई। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मोर डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है जी? नेक्स्ट एक्सेस डिमांड की बात चल रही है। नेक्स्ट हम लिखेंगे राइज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हम अपनी चीज़ें बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए। सिमिलरली हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं? फॉल इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट्स कम हो गई, बाहर से माल मंगवाना बंद कर दिया। इट मीन्स डोमेस्टिक डिमांड ही ज़्यादा हो गई। ठीक है, हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड ही ज़्यादा कर दी। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इम्पोर्ट। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या लिखेंगे हम? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या ये नहीं लिखेंगे, चलिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में ही बात कर लेते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिए। मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स मोर प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स। ये बहुत बार डिस्कस हुआ है कि जब भी सरकार एक्सपेंडिचर करती है तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाते हैं। सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, सरकार के खर्चे किसी भी टाइप के हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो जब सरकार खर्च करेगी इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी, तो इससे हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? राइज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस में आप करते हो? कैपिटल गुड्स में। तो चाहे तो आप कैपिटल गुड्स की डिमांड करो, चाहे आप कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करो, तो दोनों सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड ने इंक्रीज होना ही है। तो एग्रीगेट डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? या तो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, ये आपके पार्ट पर है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, या सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गया। रिडक्शन इन टैक्सेस एंड राइज इन एक्सपोर्ट एंड फॉल इन इम्पोर्ट। क्लियर है? अब चलिए, तो ये रीजंस आपको पता चल गए कि हम डिमांड एक्सेस क्यों कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड करने से देखिए क्या आ गया, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशनरी गैप लिखा हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन आ गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर एक्सेस डिमांड होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, या इसका इम्पैक्ट क्या निकल के आता है। तो इम्पैक्ट मैंने अभी आपको 3 बताए थे। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन आउटपुट, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन आउटपुट, तो यहाँ पर क्या है? नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। सेकंड अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब भी नो इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड हम क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, तो वो क्या हो रहे हैं? इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इससे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो, फॉल इन प्रॉफिट्स। प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट लेवल कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी गुड्स प्रोड्यूस करने की है? OQ। कर कितनी सकते थे आप? डिमांड कितनी कर रहे हो? OQ1। कितनी कवर नहीं कर पा रहे हो? QQ1। अगर ये कवर कर पाते तो इनको ये प्रॉफिट हो सकता था, जो कि अब नहीं हो रहा। तो इसको हम एक और पॉइंट डाल सकते हैं, इसमें फोर्थ वन पॉइंट डाल सकते हैं, दैट इज फॉल इन
प्रॉफिट, प्रॉफिट्स कम हो गए इनके, सिंपल, या लॉस ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अभी हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया? एक्सेस डिमांड। इकॉनमी में जितनी कैपेसिटी है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, जितनी सप्लाई वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जब आप डिमांड करते हो तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अभी हम पहले दोनों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट और आरबीआई इसमें कैसे इंटरवेन करती है इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। चलिए, तो ये इफेक्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इफेक्ट हम करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक, इसका ऑपोजिट जाएगा ये, बिल्कुल। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो इसके ऑपोजिट ही जाएगा वो। चलिए, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या बताया मैंने? इकॉनमी में सप्लाई ज़्यादा है लेकिन आप डिमांड कम कर रहे हो। कैसे? पहले इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ, देखिए दोनों ही प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, हर एक चीज़ का अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो तब भी बुरी है, अगर कोई चीज़ कम रह जाए तब भी बुरी है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है। अगर डिमांड ज़्यादा है इकॉनमी में तब भी कुछ नुकसान हो रहा है हमारी इकॉनमी को, कुछ नेगेटिव इफेक्ट जा रहे हैं। अगर इकॉनमी में डिमांड आप कम कर बैठते हो तब तो है ही ये नेगेटिव इफेक्ट। को सिचुएशन कौन सी सही रहती है हमारी? इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, तो वो ज़्यादातर होती नहीं है। प्रॉब्लम क्या हमेशा क्या आती है? आती है एक्सेस या डेफिशिएंट। चलिए, तो डेफिशिएंट डिमांड क्या है? जब आप डिमांड कम करते हो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करके, फुली एम्प्लॉय करके हमारी जितनी कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस द थिंग्स वो है 10,000 यूनिट्स। एग्रीगेट सप्लाई हम कर सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन आप डिमांड कितनी कर रहे हो? मान लीजिए आप डिमांड कर रहे हो उस टाइम पे ओनली 8,000 यूनिट्स। सप्लाई कितनी हो रही है इकॉनमी में? 10,000। डिमांड कितनी कर रहे हो? 8,000। कितनी कम कर रहे हो आप? 2,000। इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड होनी कितनी चाहिए थी? हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं? इसको मैंने आपको उसके लिए मैंने आपको एक क्या वर्ड बताया था? डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड को क्या बोलते हैं? एक्स एंटे डिमांड। तो एक्स एंटे डिमांड कितनी होनी चाहिए थी? 10,000। लेकिन आप एक्सपोस्ट डिमांड कितनी कर रहे हो? एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल डिमांड, तो वो कितनी है? 8,000। तो कितनी कम रहेगी? 2,000। उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है? अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लीजिए। अब आपने डिमांड कम कर दी, मेरे पास स्टॉक बच गया कितना? 2,000 का। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मेरे पास क्या हो गया? अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया। अनडिजायर्ड स्टॉक कितना? 2,000 यूनिट्स का। ये फालतू है ना? मैं नहीं चाहती थी कि ये बचे, तो ये क्या हो गया? अनडिजायर्ड, क्योंकि ये अनसोल्ड है। अब जब मेरा ये स्टॉक जो बच गया पिछले साल का एक क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोडक्शन करने की सोचूंगी तो ऑब्वियसली क्या करूंगी? कम करूंगी। तो फिर क्या हो गया? नेक्स्ट टाइम पे मेरी क्या होगी? लो प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन करने से क्या होगा? लो एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम करूंगी तो जो कुछ सरप्लस लेबर है मेरे पास मैं उसको निकाल दूंगी, तो क्या होगा? लो एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया, प्रोडक्शन लेवल कम हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला? लो प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो गया। और कॉन्सिक्वेंसेस लिख लीजिए। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, तो लो या फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। कुछ मर्जी आप इसमें लिख सकते हो। इनकम लेवल कम हो गया, लो इनकम। लो इनकम कम होने से क्या हो जाएगी इकॉनमी में? हाई पावर्टी। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखने हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑटोमेटिकली मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने इसके लिख दिए कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम देखिए क्या है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, और इसको हम वाई लाइन भी बोलते हैं।
हम आपसे कितना एक्सपेक्ट करते थे कि आप ये इतनी एग्रीगेट डिमांड करो, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में हैं एट पॉइंट ई। लेकिन आप कितनी डिमांड कर रहे हो? आप डिमांड आपने कम की। इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फुट नोट पे यू अंडर। आपने डिमांड कम करी। कितनी कम करी? E1। मतलब हमारी कैपेसिटी थी with given resources to produce various goods and services OQ, लेकिन आप कितनी डिमांड कर रहे हो? OQ1। कितनी कम रह गई इफेक्टिव डिमांड से? दैट इज QQ1। ये चीज़ इतनी कम रहेगी। एग्रीगेट डिमांड इस लेवल पर होनी चाहिए थी, आप यहाँ पर पहुँच कर रहे हो, तो ये जो गैप आ गया इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? देखिए मेरे पास स्टॉक फालतू पड़ा है, आप लेने वाला कोई नहीं है, स्टॉक बहुत सारा बच चुका है, तो उसको क्लियर करने के लिए, अनडिजायर्ड जो स्टॉक मेरे पास है उसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगी? अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर दूँगी। तो प्राइसेस को रिड्यूस करना इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पर हम इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस लिखे थे, लो प्रोडक्शन, लो एम्प्लॉयमेंट, लो प्रॉफिट, फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का कम होने का मतलब ही यही है कि फॉल इन जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल मतलब इकॉनमी में चीज़ों के रेट कम हो रहे हैं, तो इससे क्या आ रही है? सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेशन आ रही है। तो डिफ्लेशनरी गैप को आपने इस तरीके से बना के दिखाना है। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या किया था? एक अनदर एग्रीगेट डिमांड बनाई थी, वो फुल के ऊपर बनाई थी। इन्फ्लेशनरी में, डिफ्लेशनरी में फुल एग्रीगेट डिमांड जो फुल बनाई है उसके नीचे करेंगे एग्रीगेट डिमांड अंडर, मतलब जो आपने कम करी है डिमांड, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। अब हम इसके रीजंस कर लेते हैं। चलिए रीजन क्या है डेफिशिएंट डिमांड के? ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये इसके इफेक्ट्स हैं। रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक उसके ऑपोजिट जाएंगे। आपने डिमांड कम क्यों कर दी? वहाँ पर मैंने क्या लिखा था? राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहाँ पर हमने क्या लिखा था? राइज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों हो गए आपकी तरफ से। अब गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो एक्सेस डिमांड में क्या लिखा था? राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा था? रिडक्शन इन टैक्सेस। यहाँ पर लिखेंगे राइज इन टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ गए। सरकार जब टैक्स ज़्यादा लगाएगी, आपको अपनी इनकम में से टैक्स पे करना है। टैक्स ज़्यादा पे करोगे तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। इनकम कम बचेगी तो ऑब्वियसली आप इकॉनमी में डिमांड कम करोगे, चाहे तो वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हो या फिर वो हो कैपिटल गुड्स की डिमांड। सिमिलरली अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार अपने खर्चे पीछे खींच लेगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स भी पीछे आ जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के ही हमारी इकॉनमी में क्या बनती है? एग्रीगेट डिमांड। टैक्स ज़्यादा हो गए। एक और इसमें रीज़न लिख रहे हैं हम, फॉल इन एक्सपोर्ट। वहाँ पर क्या लिखा था? राइज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो। इंपोर्ट का मतलब आप जो फॉरेन में, सॉरी फॉल इन इंपोर्ट लिखा था, वहाँ पर क्या लिखा था? फॉल इन इंपोर्ट। इंपोर्ट कम हो गया, इट मीन्स राइज इन एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? फॉल इन एक्सपोर्ट। और क्या लिख सकते हैं? राइज इन इंपोर्ट। बाहर की चीज़ें हमने ज़्यादा मंगवा ली, सॉरी ये हम इसमें ये नहीं लिखेंगे, हम इसमें फॉल इन एक्सपोर्ट ही लिखेंगे कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इट मीन्स फॉरेन में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है ना, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गया जी? कम हो गया। चलिए
आगे देखिए, तो ये हमने क्या कर लिए, इसके रीजंस कर लिए, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने इसको आपको बता ही दिए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका आउटपुट, और अगर एम्प्लॉयमेंट में पूछा जाए तो आउटपुट लेवल भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा। एक्सेस डिमांड में नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन डेफिशिएंट में ऑब्वियसली जो हमारा आउटपुट है वो भी कम हो गया, जो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो गया, और प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। क्लियर है? इंक्रीज इन टैक्सेस कर लिए हमने, डेफिशिएंट डिमांड इकॉनमी में। अब देखिए एक्सपोर्ट कम हो गए, बाहर माल भेजना बंद कर दिया, बाहर के लोगों ने डिमांड कम कर दी। फिर हम डिमांड कौन सी कर रहे हैं, जब हम हमने देखना डोमेस्टिक डिमांड, जब हम डिमांड ही नहीं कर रहे इट मीन्स हम बाहर से लेके आ रहे हैं कि ऑब्वियसली हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसकी डिमांड कम कर रहे हैं, तो आप इसमें राइज इन इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ हो गया हमारा, हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि गवर्नमेंट इसमें कैसे इंटरवेन करती है, आरबीआई इस सिचुएशन को कैसे क्लियर करती है। चलिए वो कर लेते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि इसको कैसे करना है। अब रही बात कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे क्लियर करती है। चलिए, तो हमारे पास कुछ मेजर्स हैं टू कंट्रोल प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। क्या है? मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब क्या मेजर्स हैं, क्या करेगी इसमें सरकार, क्या करेगी, आरबीआई करेगी। तो दो मेजर्स हैं, पहले हम गवर्नमेंट मेजर करते हैं, फिर हम आरबीआईज मेजर करेंगे कि बैंक कैसे इसमें इंटरवेन करेगा। गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या रहती है, वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड अनदर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली हम किसकी लेंगे, आरबीआई की। तो उसमें हम फिस्कल पॉलिसी लिखे रहते हैं। गवर्नमेंट मेजर में क्या लेंगे, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू, पहले तो हम बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स पब्लिक से इनकम, रेवेन्यू मीन्स इनकम। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। अगर रेवेन्यू की बात चली है तो पहले रेवेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स, रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम, रेवेन्यू इज इक्वल टू रिसीट्स, कि कितना आपके पास आया। इट डजेंट मीन कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये जो आपकी सेल की आपने, या जो आपको इनकम हुई, जो आपको पैसे मिले, रिसीट्स आए, उसमें से जब हम टैक्सेस माइनस कर देते हैं, उसमें से जब अपने एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो रेवेन्यू को कभी भी प्रॉफिट के इक्वल मत मानना। रेवेन्यू क्या है, हमारी इनकम है, रेवेन्यू हमारी क्या है, सेल है, सिंपल। तो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। पब्लिक रेवेन्यू मतलब पब्लिक से इनकम। इनकम कैसे होती है पब्लिक से, बाय पेइंग वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस। जब लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, टैक्स अब आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन के ऊपर पड़ता है, जो डायरेक्टली आपको ही पे करने पड़ते हैं, जिनको
इनकम होती है, तो वो अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर है और इंसिडेंस किसी और के ऊपर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम अपना बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ सेल की, उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, मुझे पता है कि मुझे इतना टैक्स देना है सरकार को, तो अल्टीमेटली जो उसका इम्पैक्ट था वो मेरे ऊपर आया, लेकिन जो इंसिडेंट्स है अल्टीमेटली कौन पे करेगा, मैं इसमें अपना बर्डन शिफ्ट कर देती हूँ किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। कैसे, प्राइसेस को इंक्रीज करके। तो जो टैक्सेस हैं वो प्राइस में ऐड हो जाते हैं, तो ये आपको पता है वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। तो अल्टीमेटली टैक्स किसने पे किया, कस्टमर ने पे किया। तो यहाँ पर हमने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया। तो ये सारा पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। तो पब्लिक रेवेन्यू मीन्स सरकार को इनकम, कहाँ से, पब्लिक से। और इसका एक और अच्छा है, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए, पब्लिक रेवेन्यू का मतलब जो लोगों से पैसा आया सरकार के पास, लेकिन सरकार की अब कोई भी इस केस में रीपेइंग लायबिलिटी नहीं है। जो पब्लिक ने सरकार को पैसा दिया, अब पब्लिक उनको सरकार उनको वापस करने के लिए लायबल नहीं होती। सरकार की मर्जी है कि किसी के ऊपर भी वो उस पैसे को खर्च कर सकती है। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि एक अनदर वर्ड है जो आपको बहुत बार आप सुनते हो, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। एक वर्ड मैंने अभी क्या बताया, पब्लिक रेवेन्यू, एक क्या है, पब्लिक फाइनेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक फाइनेंस भी लोगों से पैसा लेना है, पब्लिक रेवेन्यू भी लोगों से पैसा लेना है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस में सरकार की लायबिलिटी इंकर हो जाती है, लायबिलिटी टू रीपे, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस में सरकार लोगों से क्या लेती है, लोन। अब सरकार के पास पैसा आया, लेकिन किस फॉर्म में, लोन की फॉर्म में, तो सरकार ने इसको क्या करना है, रीपे करना है। पब्लिक रेवेन्यू में भी सरकार के पास पैसा आया, किस फॉर्म में, टैक्सेस की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है जी। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि रेवेन्यू क्या है। अब सरकार की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, दैट गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में एक तो सरकार को इनकम होती है और एक सरकार खर्च करती है। खर्च भी सरकार हमारे ऊपर करती है, हमसे पैसा लेके सरकार हमारे वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर्स कर देती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों मेजर्स को यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। समझो कैसे, देखिए, तो दोनों प्रॉब्लम इकट्ठी बताऊंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी हमारी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, फिर हमारी क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, यही थी ना। अब इन दोनों प्रॉब्लम में ये मेजर्स कैसे काम करेंगे, तो पहले हम करते हैं ए। अगर डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है, आप ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास इनकम ज़्यादा है डिमांड करने के लिए, इससे इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ गया। सरकार एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन तो चाहती है कि इकॉनमी में रहे, क्योंकि इससे प्रोड्यूसर्स को एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है कि फ्यूचर में हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर वो इन्फ्लेशन उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तब सरकार को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपने डिमांड ज़्यादा कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो सरकार क्या करेगी, अपने इस मेज़र को यूज़ करेगी, रेवेन्यू को क्या कर देगी, अगर एक्सेस डिमांड है तो हाई टैक्सेस, सरकार जो है वो टैक्स ज़्यादा लगाना शुरू कर देगी। ज़्यादा हाई टैक्स का मतलब क्या है, जब आप टैक्स ज़्यादा पे करोगे, इट मीन्स आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंडिचर्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, सिंपल। अब इसी मेजर को हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। आप डिमांड कम कर रहे हो, कम करने का मतलब क्या है, आप डिमांड कम कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं। जब आप डिमांड कम कर रहे हो, स्टॉक ज़्यादा बच जाता है, तो इकॉनमी में क्या जाता है, डिफ्लेशन, मंदा आ जाता है। तो सरकार उससे कॉप अप करने के लिए क्या करेगी, आपके पास ज़्यादा पैसे छोड़ेगी। कैसे, फॉल इन टैक्सेस,
सरकार टैक्स को कम कर देगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? अगर तो एक्सेस डिमांड हो तो टैक्स ज़्यादा लगाएगी, राइज इन टैक्सेस कर लो, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या लिख सकते हो आप? फॉल इन टैक्सेस। दूसरा मेजर क्या है सरकार के पास? एक्सपेंडिचर। मैंने क्या बोला कि जब सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है तो ऑटोमेटिकली आप भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हो, तो आप तो पहले ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। फिर उस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? यहाँ पर फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी। सरकार एक्सपेंडिचर कम करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका भी लेवल कम हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें आप डिमांड कम कर रहे हो तो सरकार आपके एक्सपेंडिचर्स को इंड्यूस करने के लिए खुद खर्चा करेगी, तो इसमें हम लिखेंगे राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो हो गया सरकार की तरफ से मेजर्स कि सरकार इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करेगी, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सरकार टैक्स कम कर देगी और अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं आरबीआई के मेजर्स। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट मेजर हो गए, अब हम बात करेंगे आरबीआई। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, अपेक्स बैंक है। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है हमारी इकॉनमी में, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, आरबीआई उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो हमारी इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई की आपको डेफिनेशन अच्छे से आती होगी क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मनी और बैंकिंग का चैप्टर किया हुआ है। मनी सप्लाई क्या है कि जो लोगों के पास पैसा है, चाहे तो वो घर पे है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, या बैंक में है कैश एट बैंक। क्लियर है? तो वो मनी सप्लाई कौन करता है? दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सारा खेल किसका है? पैसे का। आप डिमांड ज़्यादा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। आप डिमांड कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे कम है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? इस सिचुएशन में इंटरवेन करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स होते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव मेजर्स। ये जो अभी हम मेजर्स करने जा रहे हैं, ये जो आपका बैंकिंग का चैप्टर है, एक तो मनी का चैप्टर है और एक बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का चैप्टर है, उसमें भी ये दोनों मेजर्स हैं। तो ये अच्छे से आपके रिवाइज हो जाएंगे उस चैप्टर के लिए भी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेजर्स आ जाते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव। पहले तो इन दोनों का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं क्या है। चलिए, तो फर्स्ट वन वी हैव क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स को हम जर्नल प्राइस कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये मेजर्स आरबीआई लेके आती है तो पूरी इकॉनमी को जर्नल वे में इफ़ेक्ट करके जाती है। ये नहीं कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को इफेक्ट करेगी, पूरी इकॉनमी को इफेक्ट करेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जर्नल प्राइस कंट्रोल। किसको? क्वांटिटेटिव मेजर्स को। तो इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट इसमें है CRR, सेकंड इसमें है SLR, थर्ड इसमें है बैंक रेट और रेपो रेट। पहले इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो। SLR क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR कैश रिजर्व रेशो। आप मीन्स एज अ पब्लिक जब कमर्शियल बैंक मीन्स जिन बैंक से आप डील करते हो आरबीआई को छोड़ के, तो जब आप किसी भी बैंक में कुछ अमाउंट
जो है डिपॉजिट करते हो, जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, मीन्स अब जब जब आपका मन करेगा तब तब आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। तब कमर्शियल बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, उस रिजर्व का कुछ परसेंटेज इनको आरबीआई में डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो ये किसको देना होता है? आरबीआई को। तो वो कितना है, मान लीजिए 4%, इसी के आसपास चल रहा है इकॉनमी में। तो ये हमने 4% किसको दे दिया? आरबीआई को। नेक्स्ट क्या होता है? एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर कमर्शियल बैंक के पास जितना कैश बच जाता है सीआरआर के बाद, जितनी लिक्विडिटी बच जाती है उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखता है इटसेल्फ, और वो चल रहा है 19% के आसपास। ये रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई ने क्या बोला कि 4% आप हमारे पास रखो, 19% आप अपने पास रखो। क्लियर है? अब पहले इन दोनों का इफेक्ट की बात कर लेते हैं, बैंक रेट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब आरबीआई ने ये दोनों रेट फिक्स कर दिए, अगर तो प्रॉब्लम आ गई एक्सेस डिमांड की, फिर उस केस में क्या होगा? एक्सेस डिमांड क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। आरबीआई ने बोला कमर्शियल बैंक को कि जितना कैश आपके पास डिपॉजिट है उसका 4% तो आप मुझे दे दो, 19% आप अपने पास रखो, बाकी का जो बचेगा वो आप दे दो लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन। हमें पैसा कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। बैंक से पैसा लेके हम क्या करते हैं? उसकी डिमांड करते हैं, आगे उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कंज्यूमर गुड्स परचेज कर लेते हैं। तो मींस हमारे पास पैसा आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, चाहे हम बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे हम खुद कमा रहे हैं। इट मीन्स इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है। तब आरबीआई इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो तो ये दोनों रेट्स को इंक्रीज कर देगा। एक्सेस डिमांड में क्या हो जाएगा? राइज इन सीआरआर, राइज इन एसएलआर। क्यों? दोनों रेट बढ़ गए। जितना आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया उसका 4% पहले वो आरबीआई को देते थे, 19% अपने पास रखते थे। अब अगर आरबीआई ने वो रेट्स इंक्रीज कर दिए, 4 का मान लीजिए 5% कर दिया, 19 का मान लीजिए 20% कर दिया, इट मीन्स कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास। ज़्यादा रिजर्व रखेंगे तो उसके पास कम बचेगा आप लोगों को देने के लिए। जब आपके पास मनी सप्लाई कम आएगी तो ऑटोमेटिकली आप डिमांड भी कम करोगे, सिंपल। तो अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उस केस में इन दोनों रेट्स को हम क्या कर देंगे जी? इंक्रीज कर देंगे, राइज इन सीआरआर एंड राइज इन एसएलआर। सिमिलरली अगर प्रॉब्लम आ रही है डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड की, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिमांड तो ऑलरेडी कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपके पास पैसे कम है, पैसे बैंक से नहीं आ रहे या आपको वैसे इनकम नहीं हो रही। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? इन दोनों रेट्स को कम कर देगा, फॉल इन सीआरआर, फॉल इन एसएलआर। क्योंकि ये दोनों रेट्स कम होने का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी टू क्रिएट क्रेडिट, वो आप लोगों को ज़्यादा लोन देगा, आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप और ज़्यादा उसमें डिमांड कर सकते हो। तो दोनों रेट्स का इफेक्ट समझ में आया आपको? एक्सेस डिमांड में दोनों रेट्स को इंक्रीज कर देंगे, डेफिशिएंट डिमांड में इन दोनों रेट्स को हम डिक्रीज कर देंगे। चलिए, आरबीआई के मेजर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट इसमें क्वांटिटेटिव मेजर चल रहा है हमारा थर्ड वन, दैट इज बैंक रेट। यहीं पे कर लेते हैं, बैंक रेट, और इसमें आ जाता है रेपो रेट। दोनों की डेफिनेशन वैसे सेम है। देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है? बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। अब कमर्शियल बैंक के पास जब पैसों की शॉर्टेज हो जाती है फिर वो आप लोगों को कैसे देगा? है ना, नहीं दे सकता। आप लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, मान लीजिए आपने कम डिपॉजिट करवाया, फिर कमर्शियल बैंक फर्दर क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगा? तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? आरबीआई से लोन ले लेते हैं। जिस रेट पर आरबीआई से लोन लेते हैं उस रेट को बोलते हैं हम बैंक रेट या रेपो रेट। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जब हम लोन लेते हैं, ये आपको भी पता है कि उस केस में हमें सिक्योरिटी देनी होती है बैंक को। तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को
सिक्योरिटी देता है, इसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब जिस रेट पे उसको लोन मिलता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तब जिस रेट पे उसको लोन मिलता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब आप बताइए कौन सा रेट ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें हम सिक्योरिटी दे रहे हैं या जिसमें नहीं दे रहे? ऑब्वियसली जिसमें हम नहीं दे रहे, तो बैंक रेट ऑटोमेटिकली रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अब कमर्शियल बैंक ने आगे से लोन लिया, कहाँ से लिया? आरबीआई से। उसने फर्दर आपको देना है। अगर आरबीआई से, मान लीजिए अगर आरबीआई से उसको लोन मिल रहा है 6% इंटरेस्ट पे, 6% ब्याज दे रहा है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, तब आपको अगर उन्होंने लोन देना होगा तो इस परसेंटेज, इस बैंक रेट से ज़्यादा में लोन देंगे कि कम में देंगे? कमर्शियल बैंक बैठे क्यों है? प्रॉफिट के लिए, तो वो आपको ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे। अगर उनको 6% पे आरबीआई से मिल रहा है मान लीजिए, तो वो आपको कितना चार्ज करेंगे? 7%, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा। अब आरबीआई ने देखा कि इकॉनमी में प्रॉब्लम है, कौन सी? एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, आपकी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? एक्सेस डिमांड में राइज इन बैंक रेट और रेपो रेट, आरबीआई इन दोनों रेट्स को इंक्रीज कर देगा। क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को आगे लोन महंगा मिलेगा तो वो आपको भी महंगे में ही लोन देना पसंद करेगा। तो जब आपको लोन महंगा मिलेगा तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट जाते हैं कि इतना महंगा लोन लेने का क्या फ़ायदा, इतना में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब आप पीछे हट जाते हो तो इकॉनमी में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। अब अगर इकॉनमी में प्रॉब्लम है डेफिशिएंट डिमांड की, आप डिमांड कम कर रहे हो, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? इस बैंक रेट को और रेपो रेट को कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिले। कमर्शियल बैंक को अगर लोन सस्ता मिलेगा तो वो आपको भी सस्ते में देगा। तो जब लोन सस्ते हो जाते हैं तो आप लोग ज़्यादा लोन लेते हो बैंक से, ज़्यादा लोन लोगे इट मीन्स आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें और मेजर करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। हम ओपन मार्केट में सरकार जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। अब सरकार अगर सिक्योरिटी सेल करेगी आप लोगों को तो आप लोग खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? जब आप लोगों को लगे कि हाँ जी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए सरकार की जो सिक्योरिटी है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। सरकार आपको कह रही है कि आप ये खरीदो, आप तभी खरीदोगे जब आपको प्रॉफिट होगा। सरकार कहती है कि इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ है, हम आपको इसे 8 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। सरकार ने आपको 8 रुपये में बेची अपनी सिक्योरिटी। फिर सरकार कहती है कि जब हम सिक्योरिटी आपसे अपनी वापस लेंगे तब हम आपको 10 रुपये देंगे। आपसे हमने कितने लिए? 8, हम देंगे कितने आपको? 10। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर जी? 2 रुपीज़। तभी आप इसको परचेज करोगे सिक्योरिटीज़ को, है ना? एक मिनट, चलिए अब आगे देखिए। अब सरकार ने क्या देखा कि इकॉनमी में एक्सेस डिमांड है। क्या है? एक्सेस डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। डिमांड ज़्यादा करने का मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो सरकार आपसे पैसे लेने के लिए क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है जी। सेल कर दिया, आपने खरीदी सरकार की सिक्योरिटीज़, तो आपका पास जो एक्सेस पैसे थे, जो सरप्लस कैश था, वो आपने किसको दे दिया? सरकार को दे दिया। तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर इकॉनमी में
डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डिमांड कम कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो आपको सिक्योरिटी सेल करती है ना, वो हमेशा के लिए नहीं करती। सरकार सिर्फ तब करती है जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, या सरकार ने ये जो प्रॉब्लम है इसको क्लियर करना है। अब सरकार इन सिक्योरिटीज़ को बाय बैक करेगी। बाय बैक का मतलब क्या है? सरकार आपसे अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज करेगी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जब सरकार आपसे सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी, इट मीन्स सरकार आपको पैसे दे रही है। सरकार ने पहले जब सेल की थी तब 8 रुपये के हिसाब से सेल की थी, अब सरकार जब आपको दे रही है तो 10 रुपये के हिसाब से दे रही है। इट मीन्स आपके पास वापस मनी सप्लाई आ रही है। पैसा जब आपके पास आ जाएगा तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, तो डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो सरकार इस तरीके से आरबीआई के साथ मिलके, ये आरबीआई तो डायरेक्ट फिर आपके साथ डील नहीं कर सकता ना, हम तो आरबीआई के मेजर्स कर रहे हैं। आप बोलोगे यहाँ पर गवर्नमेंट की बात क्यों आ गई? क्योंकि सरकार भी आरबीआई के साथ ही मिलके कॉर्पोरेशन में काम करती है। तो आरबीआई सरकार को बोलती है कि इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जिससे लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर सरकार कहती है इकॉनमी में डिमांड, आरबीआई कहती है सरकार को कि इकॉनमी में डिमांड बहुत कम है जी, आप उस सिचुएशन को क्लियर करो। तो सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ को जाके वापस परचेज करेगी। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, वो ठीक हो जाती है। चलिए, तो ये हो गए हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने क्या किया, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। हमने मेजर्स किए CRR, SLR, बैंक रेट या रेपो रेट, और एक हमने किया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। CRR, SLR, बैंक रेट, अगर तो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है तो इन दोनों रेट्स को वो बढ़ा देगी। अगर हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है तो उन दोनों रेट्स को कम कर देगी, लो। ठीक है, अगर एक्सेस डिमांड है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या रहेगा? सरकार सेल करेगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार इन सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज करेगी। ये चीज़ है। नेक्स्ट हम मेज़र कर लेते हैं, लास्ट हमारे मेजर्स है, दैट इज़ क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? आरबीआई की। आरबीआई कौन है? हमारी कंट्री का सेंट्रल अपेक्स बैंक है, मेन बैंक है, जिसके पास सोल अथॉरिटी होती है टू प्रिंट द करेंसी। चलिए, क्वालिटेटिव मेजर्स, जैसे क्वांटिटेटिव मेजर्स को जनरल प्राइस कंट्रोल बोलते हैं, वैसे ही हम इसको सिलेक्टिव प्राइस कंट्रोल बोलते हैं। क्योंकि ये जो मेजर्स हैं ये जनरल वे में इकॉनमी को इफेक्ट नहीं करते, ये सरकार आरबीआई जिसके ऊपर चाहे उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई कर सकती है। तो सिलेक्टिव प्राइस कंट्रोल हो जाता है, ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोल सकते हैं हम इसको, सिलेक्टिव मेजर्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक में हमें कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर बैंक क्या करता है, उस सिक्योरिटी की इवैल्यूएशन करवाते हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी जो आपने दी बैंक में अगेंस्ट लोन, उसकी वैल्यू थी 1 लाख, आपको लोन भी 1 लाख चाहिए, तो क्या बैंक आपको आपकी 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले में 1 लाख लोन दे देगा? नहीं। तो बैंक आपको मान लीजिए लोन दे रहा है 80,000 रुपीज़, तो बैंक ने कितना मार्जिन अपने पास रख लिया? 20,000। इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ये बैंक ने क्यों रखा अपने पास? क्योंकि जब आप लोन रीपे करते हो, बैंक ने अपनी सिक्योरिटी आपसे ले ली 1 लाख की, आपको लोन दे दिया 80,000 का। मान लीजिए आपने लोन रीपे नहीं किया, तो उस केस में बैंक आपकी सिक्योरिटी का क्या करेगा? जो आपने 1 लाख की सिक्योरिटी दी हुई थी, इसको सेल करेगा। बैंक के पास पूरा राइट है आपकी सिक्योरिटी को सेल करने का, डिस्पोज ऑफ करने का, अगर आप उसका लोन जो है टाइम पे रीपे नहीं करते। तो जब आपने
लोन नहीं रीपे किया, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जो आपने गिरवी रखी थी उसको सेल करेगा, तब ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू उतनी ही रहे, हो सकता है उससे कम हो जाए। कम हो जाएगी तो बैंक का फिर लॉस हो जाएगा। अगर बैंक ने आपको 1 लाख लोन दिया होता तो बैंक मार्जिन इसलिए रखता है, आपने 80,000 लिए बैंक से, तो बैंक को ये पता होता है कि 1 लाख की वैल्यू है अभी आज इसकी, तो कल मैक्सिमम इसकी जितने टाइम के लिए मैंने लोन दिया, अगर तब तक ये रीपे नहीं करता तब इसकी वैल्यू इतनी ही रह जानी है। तो ये वैल्यूएशन करवा लेते हैं, उस हिसाब से मार्जिन रख लेते हैं ताकि बैंक का कोई लॉस ना हो, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले में बैंक ने आपको कितना लोन दिया? 80,000। अगर इस मार्जिन को बढ़ा दें, आरबीआई ने बोला कि मार्जिन को बढ़ा दो, बढ़ा के कितना कर दो? 30,000। तब आपको लोन पहले से कम मिला कि ज़्यादा मिला? कम मिला। लोन कम मिलने का मतलब आपके पास मनी सप्लाई कम होना। मनी सप्लाई कम होना इट मीन्स आप या तो डिमांड कम करोगे। ऑब्वियसली डिमांड अगर आप कम करोगे उस केस में यहाँ पर लो मनी सप्लाई है, लो मनी सप्लाई से आप डिमांड कम करोगे, तो डिमांड कम करने से, ऐसा करने से अगर मार्जिन बढ़ा देते हैं, मनी सप्लाई कम हो जाती है, तब कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी हमारी? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। सिंपल। पहले तो समझो इस चीज़ को। अगर आरबीआई बोलता है कि आप इस मार्जिन को कम कर दो जी, 10,000 कर दो, अब आपको कितना मिलेगा? 90,000। 90,000 मिलने का मतलब ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा पैसे का मतलब आप ज़्यादा डिमांड करोगे, ज़्यादा डिमांड करने से आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है? तो अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो एक्सेस डिमांड में हम क्या कर देंगे? हाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, और डेफिशिएंट डिमांड में हम मार्जिन कम रखेंगे, लो मार्जिन। इतना क्लियर हो गया? चलिए सेकंड इसमें है इंस्ट्रूमेंट सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या है कि किस पर्पस के लिए लोन देना है। राशनिंग होती है कि क्रेडिट किन किन लोगों को देना है, किस पर्पस के लिए देना है, मैक्सिमम कितना देना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन इशू करता है कमर्शियल बैंक को? आरबीआई। अगर इकॉनमी में एक्सेस डिमांड है तब आरबीआई ज़्यादा राशनिंग करेगा। ज़्यादा राशनिंग का मतलब क्या है कि आपने किस पर्पस के लिए लोन लेना है। मान लीजिए आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कुछ पर्पसेस की लिस्ट दी है जिसमें 10 या 10 to 11 पर्पसेस ही हैं। आरबीआई ने बोला कि अगर इससे कोई ज़्यादा कोई और पर्पस से लोन लेने आते तो आपने इसको लोन नहीं देना। वो जो लिस्ट है ना वो छोटी कर दी। छोटी करने का मतलब आप लोन कम लोगे, लोन कम लोगे तो हमें हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एक्सेस डिमांड की। तो मोर राशनिंग हो जाएगी इसमें, है ना। ज़्यादा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, हम इसमें लिख सकते हैं मोर रेस्ट्रिक्शंस, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ रही हैं। अगर इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड है तब आरबीआई लीनियंट हो जाता है, कमर्शियल बैंक को कहता है कि कोई नहीं जी लोन दे दो, लोन की लिमिट बढ़ा दो, कोटा बढ़ा दो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है जी? लेस रेस्ट्रिक्शंस। सिंपल। लास्ट इसमें क्या है इंस्ट्रूमेंट? मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, इसमें परसुएशन यूज करेंगे। परसुएशन, ये जो परसुएशन वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। वन इज प्रेशर एंड सेकेंड वन इज सुएशन। प्रेशर, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई जनरल वे, सुएशन, पहले सुएशन की बात करते हैं। आरबीआई जनरल वे में कमर्शियल बैंक को कन्विंस करता है। कन्विंस क्या करता है कि भाई इकॉनमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप मनी सप्लाई को कम कर दो, या इकॉनमी में डिमांड कम है, आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो। कन्विंस करना जनरल। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात नहीं मानते
तब आरबीआई क्या करता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, दैट इज़ प्रेशर। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला कि मनी सप्लाई कम कर दो क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, कमर्शियल बैंक बात नहीं मान रही। आरबीआई कहते हैं कि इकॉनमी में डिमांड कम है, मनी सप्लाई को बढ़ा दो, फिर भी कमर्शियल बैंक ने उनकी बात नहीं मानी। तब आरबीआई के पास लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचता है प्रेशर का। प्रेशर में हम लेते हैं डायरेक्ट एक्शन, कि आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, किसी भी कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को बंद करवाने की ताकत रखता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी बॉडी है, किसका, कमर्शियल बैंक का। क्लियर है? तो ये कुछ मेजर्स थे, मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ये हमने जो चैप्टर है ये अच्छे तरीके से कर लिया। तो ये तीनों चैप्टर इंटर रिलेटेड थे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स, फिर हमने किया था शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, फिर लास्ट हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है जी? चलिए, थैंक यू।